स्टैटिस्टिकली तो प्रोस्टेट कैंसर आज के टाइम में खासकर हिंदुस्तान में या बाकी मुल्कों में भी बहुत ही कॉमन कैंसर हो गया है। तो अगर हम इसको बोलें तो दिस इज द मोस्ट कॉमन कैंसर जो नॉन कुटेनियस कैंसर्स हैं उनमें। और आज के टाइम में दिल्ली और खासकर नॉर्थ इंडिया हैज बिकम अ मेजर दिस थिंग फॉर द प्रोस्टेट कैंसर। सो अगर हम स्टैट की बात करूं तो प्रोस्टेट कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल एज ग्रुप। और इनका जो एज ग्रुप होता है जनरली ये 50 प्लस में ही देखने को मिलता है। जो रीजंस होते हैं इनके प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होने के वो मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन रीजन से 50% ऑफ द जो कैंसर होता है वो इट रन्स इन ए फैमिली। सो फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है खासकर इन कैंसर में। दूसरा, मल्टीपल रीजंस हैं, लोगों को डेफिनेटिव इटियोलॉजी या एपिडेमियोलॉजी नहीं पता है कि कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर में बोलूं प्रोस्टेट कैंसर के लिए तो एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, दूसरा होता है एज, तीसरा होता है रेस। रेस मतलब वो किस मुल्क से ताल्लुक रखता है, लाइक अफ्रो अमेरिकन में ये काफी कॉमन है। उसी तरह ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा या आप उसको बोल लो, तो वो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। एंड स्मोकिंग इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। सो ये सारे रिस्क फैक्टर कैंसर प्रोस्टेट के। प्रोस्टेट एक नॉर्मल मेल के लिए एक जेनाइटो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये अखरोट के दाने के बराबर होता है और ये हर नॉर्मल एडल्ट में होता है और इसके कुछ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है। हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है वर्सेस कैंसरस इनलार्जमेंट। तो ये अलग अलग चीजें हैं। जो एक नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है वो, जैसे मैंने बताया, रिस्क फैक्टर जो होता है वो एज होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है जो प्रोस्टेट का साइज है वो ग्रेजुअली बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है, इसमें मेन वजह जो होती है उसमें जैसे मैंने आपको बताया ये सारे रिस्क फैक्टर्स प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे कुछ हार्मोन्स बॉडी के अंदर कम होते जाते हैं और उनका कन्वर्जन दूसरे हार्मोन्स में ज्यादा होता रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में प्रोस्टेट जो भी है वो हार्मोन सेंसिटिव ऑर्गन है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि ये कैंसरस ग्रोथ है या एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के साथ ग्रोथ है, जिसको हम बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी। कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स प्रोस्टेट कैंसर में मरीजों के लिए नहीं होते। ये एक ओवरलैप करता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से और हमें उस चीज को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। मतलब द ओनस इज ऑन द क्लिनिशियन कि वो उसको डिस्टिंग्विश करे कि ये कैंसर के तरफ तो नहीं जा रहा है या ये कैंसर, इसमें कैंसर के गुण तो नहीं। तो मैं आपको कुछ वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जो ओवरलैपिंग फीचर होता है प्रोस्टेट कैंसर का और बेनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का, जो उम्र के साथ होती है, जो नॉन कैंसरस होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेशेंट सिम्टम्स बताते हैं, जिसको हम वार्निंग सिम्टम्स भी कहते हैं, वो प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट की वजह से भी हो सकता है और कैंसर की वजह से हो सकता है। वो पेशाब की धार कमजोर होना या पेशाब रुक रुक के आना या रात में आपको पेशाब बार बार जाने के लिए जाना या पेशाब को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए, मतलब शुरुआत करने के लिए कुछ टाइम लगे या खुद ब खुद स्टॉप हो गया फिर आपको वापस टॉयलेट की तरफ भागना पड़ा या पेशाब में कोई जलन होना। तो जैसे मैंने बताया कि 3 एस्पेक्ट होते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड डिजीज के। पहला, एक नॉन कैंसर इनलार्जमेंट, दूसरा प्रोस्टेट पे इन्फेक्शन और तीसरा प्रोस्टेट कैंसर। तो जितने भी सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की तरफ डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब इशारा करते हैं। अब उसको डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे पेशाब में कुछ लोगों को इन्फेक्शन की वजह से भी जलन हो सकती है, कुछ लोगों को कैंसर की वजह से भी जलन हो सकती है, कुछ लोगों को सिंपल इनलार्जमेंट की वजह से, जिसको बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे कंडीशंस में हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। उसी तरह कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, जैसे नमनेस हो रही है या वजन लॉस हो रहा है या एपेटाइट डिक्रीज कर गया, खाने का कुछ इच्छा नहीं हो रही है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा ना करते हुए प्रोस्टेट की वजह से होने वाली दिक्कतों की तरफ इशारा करते हैं और वो हमें यूरोलॉजिस्ट उनको इवैल्यूएशन चाहिए होता है कि क्या ये सिम्टम्स हैं जो पेशाब प्रोस्टेट के कैंसर की तरफ इशारा कर रहे हैं
या एक नॉर्मल प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, खासकर उन मरीजों में जिसमें 45 ईयर्स के या 50 ईयर्स के बाद हमें एक बार, कम से कम एक बार, हमने यूरोलॉजिस्ट के साथ एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए। सो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल जनरली जो हमारे पास है वो ये है कि हमें बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू प्रोस्टेट सिम्टम्स हमें 50 ईयर्स के बाद एक बार करवाना ही चाहिए। इलाज के पहले सबसे पहले मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनती है। सो डायग्नोसिस कैसे बनती है, तो इसमें हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिनको हम, जो स्पेसिफिक प्रोस्टेट कैंसर रिलेटेड है, वो हम कहते हैं पीएसए स्क्रीनिंग, पीएसए या पीएसए की वैल्यू कितनी। तो अमूमन ये एक नॉर्मल सोच है कि पीएसए की नॉर्मल रेंज 4 से नीचे होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी पीएसए की नॉर्मल रेंज नहीं होती। नो पीएसए इज ए सेफ पीएसए। सो ऐसा नहीं है कि अगर पेशेंट का पीएसए अगर एक 4 से कम है तो उसको कैंसर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज हम जो एग्जामिनेशन में देखते हैं वो हम उनका टेक्सचर देखते हैं प्रोस्टेट का, जो पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। उसी तरह हम प्रोस्टेट से रिलेटेड जो इमेजिंग मोडालिटी है, जिसमें हम स्क्रीनिंग एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है कि प्रोस्टेट का साइज क्या है या प्रोस्टेट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, to rule out between prostatic enlargement या प्रोस्टेट से रिलेटेड इन्फेक्शन तो नहीं है। उसी तरह यूरिन टेस्ट हम करते हैं जिसमें देखते हैं कि प्रोस्टेट की वजह से उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं है, ब्लड सेल्स आ रहे हैं, नहीं आरबीसीज आ रही है, या किसी पेशेंट्स को हेमेचूरिया हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, तो उसको देखते हैं। उसी तरह दू, दूसरी इमेजिंग मोडालिटी है जिसमें हम एमआरआई का इस्तेमाल बहुत करते हैं, खासकर उन मरीजों में जिनमें हमें क्लिनिकल सस्पिशंस हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर हो सकता है। तो एमआरआई आजकल हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हमें 3 टेस्ला एमआरआई है। उससे हम डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि किस एरिया ऑफ द प्रोस्टेट में हमें कोई सस्पिशियन लीजन मिल रहा है, उसके हिसाब से हम उस एरिया की बायोप्सी कर सकते हैं। तो जो आजकल जो बायोप्सी होती है वो दो तरीके की होती है, एक ट्रांसरेक्टल बायोप्सी होती है जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, और दूसरी ट्रांसपेरेनियल बायोप्सी होती है, और तीसरी एमआर फ्यूजन बायोप्सी होती है, फ्यूजन बायोप्सी। तो ये 3 बायोप्सी के तरीके हैं, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड, ट्रांसपेरेनियल दिस इज आल्सो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, दूसरी होती है एमआर गाइडेड एंड फ्यूजन बायोप्सी। तो इससे हमें पता चलता है कि कैंसर किस तरह का कैंसर है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 80 टू 85% ऑफ द कैंसर जो होते हैं वो बेसिकली एडिनोकार्सिनोमा होते हैं, और फिर हमें उनको स्टेज करना पड़ता है। तो स्टेजिंग के लिए हमारे पास दूसरी मोडालिटी है, जैसे पेट सीटी भी है हमारे पास, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर इस बोन्स में बहुत ज्यादा ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हम बोन स्कैन कराते हैं या फिर होल बॉडी पेट सीटी कराते हैं, देखने के लिए कि क्या वो बॉडी के डिफरेंट हिस्से में भी तो नहीं फैला हुआ है। जो ट्रीटमेंट होता है सच, वो डिफाइन करता है, इन सारे पैरामीटर्स को ऐड करते हैं, उसके बाद एक स्टेजिंग बनाते हैं, और स्टेजिंग के हिसाब से ही प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो इन टोटली इंडोलेंट कैंसर है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर एक पेशेंट्स को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, उसको डायग्नोसिस हो गई, अगर हम उसका इलाज ना भी करें, तो अराउंड अराउंड 60% ऑफ द पेशेंट्स विल नॉट डाई ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। सो इट्स अ टोटली इंडोलेंट स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है। तो इसका इलाज भी एज कंपेयर टू दूसरे कैंसर से डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस के इट इज नॉट दैट एग्रेसिव, बट हाँ, इलाज हमें वंस डायग्नोसिस बन जाती है तो हमारे पैरामीटर्स जो इलाज के होते हैं या डिफरेंट मोडालिटी जो इलाज के हैं वो इन सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। ये किडनी को इन्वॉल्व कर सकता है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होती है। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि ये पेशाब के रास्ते को नीचे गवर्न करता है। तो अगर वहां पे प्रोस्टेट लोकली एडवांस है या आसपास के ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है या इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में जनरली किडनी में रुकावट आ सकती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी कहते हैं। या पेट के निचले वाले हिस्से में जो गांठें होती है, जैसे लिम्फ नोड होते हैं, वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में वो यूरेटर को भी इम्पिंज करता है, यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और ऐसे कंडीशंस में किडनी फंक्शंस भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है। अगर लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका क्यूरेटिव इंटेंट से हम अगर इलाज कर रहे हैं, तो इसका क्यूरेटिव इंटेंट से इलाज जो होता है वो सर्जरी होती है, जिसमें हम रेडिकल प्रोस्टेट रिमूवल कहते हैं। दूसरी तरफ उसका जो सेकेंड एस्पेक्ट होता है, अगर वो प्रोस्टेट के बाहर निकला हुआ है, तो उसमें हार्मोनल थेरेपी या रेडियोथेरेपी या टारगेट थेरेपी, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
एंड डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें यंगर पेशेंट्स हैं, यंग पेशेंट से मतलब हुआ हमारा 50 के ऊपर वाले। तो ऐसे कंडीशंस में हाँ, इनका सेक्सुअल लाइफ और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस दोनों कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सेक्सुअल लाइफ कॉम्प्रोमाइज जनरली सर्जिकल या रेडियोथेरेपी में ज्यादा होते हैं, खासकर सर्जिकल में। लेकिन हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें हम इनके सेक्सुअल फंक्शंस को और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे उम्र दराज पेशेंट्स हैं जिनमें हम कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर सकते, उसमें हम करते हैं वेटफुल वॉचिंग। वेटफुल वॉचिंग कुछ भी नहीं देना उनको, बस सपोर्टिव केयर पे रखिए। और पेशेंट जब सपोर्टिव केयर मतलब द इंटेंट ऑफ द ट्रीटमेंट इज नॉट क्यूरेटिव। दूसरा, अगर हमारा इंटेंट ऑफ द ट्रीटमेंट क्यूरेटिव है तो उसमें हम रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी करते हैं, उसी तरह रेडिकल रेडियोथेरेपी होती है, एडजुवेंट रेडियोथेरेपी होती है, मतलब सर्जरी के साथ रेडियोथेरेपी। उसी के साथ अगर कैंसर पूरी तरह बॉडी के अंदर फैला हुआ है तो हार्मोनल थेरेपी देते हैं। हार्मोनल थेरेपी 2 तरह की होती है, एक होती है मेडिकल कैस्ट्रेशन, एक होता है सर्जिकल कैस्ट्रेशन। उसी तरह उसके बाद आती है टारगेट थेरेपी, उसके बाद आती है कीमोथेरेपी। तो एक सीक्वेंशियल वे में चलता है। एंड दिस इज नॉट अ जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन। हर कैंसर प्रोस्टेट का एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट्स की जनरल बॉडी कंडीशंस क्या है, कोमॉर्बिडिटी क्या है, वो सर्जरी को टॉलरेट कर सकता है नहीं वर्सेस नहीं। उसी तरह वो कीमोथेरेपी को टॉलरेट कर सकता है वर्सेस इम्यूनोथेरेपी या हम हार्मोनल थेरेपी को टॉलरेट कर सकता है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को हम जज एंड इक्वेट करके एक बेसलाइन इक्विलिब्रियम बनाते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उस पेशेंट के लिए सबसे इफेक्टिव होगा। खासकर जो पेशेंट है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, रेगुलर चेकअप इज मैंडेटरी। खासकर ऐसे पेशेंट्स में हम जनरली जो रूटीन स्क्रीनिंग करते हैं वो एट द एज ऑफ 40-45 ईयर्स पे करते हैं। उसी तरह अपना वेट रिडक्शन करना है, ओबेसिटी नहीं होने देना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स में हम ये भी बोलते हैं कि कुछ फल होते हैं जिनमें लाइकोपीन जैसे कुछ वेजिटेबल्स, लाइकोपीन्स या कैरोटीनॉइड्स वाले या एंटीऑक्सीडेंट जिनमें ज्यादा होते हैं, उनका सेवन ज्यादा करो, आप उनको ज्यादा खाओ। तो ऐसे में प्रिवेंशन के नाम पे यही है। दूसरी चीजें होती हैं जैसे स्मोकिंग अवॉइड करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट दीज आर ऑल प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल। कैंसर प्रोस्टेट सिर्फ एक वजह से नहीं होता, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रेगुलर स्क्रीनिंग हम करा रहे हैं या खासकर उन मरीजों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो।